हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग पढ़ चुके हैं। बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट इस सब्जेक्ट का सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर मैं फर्दर वीडियो बना के आपको टॉपिक समझा दूंगी। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 MCQ। ठीक है, इस सब्जेक्ट से टॉप 50 MCQs हम डिस्कस करने वाले हैं हम आज। ठीक है, आज का सेशन आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें बेस्ट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड, वो सारे MCQs में हम कवर करने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट यू हैव टू वॉच एवरी वीडियोज ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, देन आफ्टर यू हैव टू अटेंड दिस सेशन। ओके, आप जाके मार्केटिंग का सारे लेक्चर्स कवर कीजिए, उसके बाद आपको ये सेशन अटेंड करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्परफेक्ट मार्केट। इनमें से कौन सा जो है वो है हमारा इम्परफेक्ट मार्केट। तो सबसे पहले आपको इम्परफेक्ट मार्केट का मतलब पता होना चाहिए। इम्परफेक्ट मार्केट ऐसे मार्केट्स होते हैं जहां पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स नहीं होते हैं। वहां पे जो बायर्स और सेलर्स जो होता है उनके बीच में जो नेगोशिएशन होता है वो हमारा अच्छा नहीं होता है। उनको मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, वहां पे प्राइस जो है वो हमारा फ्लक्चुएट करते रहता है, एक यूनिफॉर्म प्राइस नहीं होता है। तो ये सारे जो क्वालिटीज हैं वो हमारे इम्परफेक्ट मार्केट को शो करता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है जो हमारा इम्परफेक्ट मार्केट का एग्जाम्पल है, या फिर इम्परफेक्ट मार्केट इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो होगा हमारा बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। मोनोपोली और ओलिगोपोली ये दोनों मार्केट जो है वो हमारा इम्परफेक्ट मार्केट का एग्जाम्पल है। ठीक है, आई होप आपने क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अच्छे से पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन वहीं से है, मोनोपोली मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन डुओपसोनी मार्केट देयर विल बी। डुओपसोनी मार्केट जो होता है उसमें क्या होता है, 1 बायर्स, 1 सेलर्स, 2 बायर्स और 2 सेलर्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट बता रही थी तो मैंने वहां पे आपको मोनोपोली मार्केट और डुओपोली मार्केट समझाया था। ठीक है, डुओपोली या मोनोपोली मार्केट का मतलब होता है कि यहाँ पे हम जैसे मोनोपोली मार्केट जिसमें हमारे एक सेलर्स होंगे, डुओपोली मार्केट जहां पे हमारे मोर देन 1 सेलर यानी कि 2 सेलर्स होंगे। ठीक है, लेकिन डुओपसोनी उन्हीं में एक टर्म आया था वहां पे, सोनी वर्ड। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था सोनी का क्या मतलब है, और हमारा अगर पॉली वर्ड लगा हुआ होगा तो उसका क्या मतलब है। पॉली का मतलब होता है सेलर्स आएंगे इसमें, और सोनी वाले में हमारे बायर्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सेलर्स वाले तो आएंगे नहीं, तो ये पहले ही हटा दीजिए, बायर्स, 1 बायर्स या फिर 2 बायर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दैट इज आवर 2 बायर्स। ठीक है, 2 बायर्स। डुओपसोनी का मतलब होता है यहाँ पे 2 बायर्स होंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी, 2 बायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वो आपको बताना है। हेट्रोजीनियस एंड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ अ कमोडिटी इज नोटिस्ड इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जो होता है उसमें हेट्रोजीनियस या फिर डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ कमोडिटी आपको देखने को मिलता है। डिफरेंट ट्रेड मार्क्स आर यूज्ड इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। डिफरेंट ट्रेड मार्क्स आपको देखने को मिलता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। डिफरेंट प्राइसेस प्रिवेल फॉर द सेम बेसिक प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस होता है। सेलर्स इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन म्यूचुअली एग्री टू चार्ज अ कॉमन प्राइस। सेलर्स जो होते हैं हमारे मोनोपोलिस्टिक मार्केट में वो क्या करते हैं, एग्री हो जाते हैं कॉमन प्राइस को पे करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो है डेट इज डी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेलर्स जो होते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट में वो लोग एग्री हो जाते हैं, वो लोग पे करते हैं एक प्रोडक्ट का जो हमारा कॉमन प्राइस होता है उसको पे करने के लिए एग्री होते हैं, देन आफ्टर वो उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्वर्टिंग ग्राउंडनट इनटू ऑयल क्रिएट्स। ग्राउंडनट से ऑयल में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, या फिर कौन से यूटिलिटी इसमें होते हैं। तो ग्राउंडनट से ऑयल बनाया जा रहा है। ग्राउंडनट आपका सॉलिड पार्ट है, आपने फिर क्या किया, लिक्विड में इसको चेंज कर दिया, ऑयल के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो आपका क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, प्लेस यूटिलिटी,
फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी या फिर पोसेशन यूटिलिटी। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज फॉर्म यूटिलिटी। आप देखिए सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, इसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं, आप ग्राउंडनट से ऑयल बना रहे हैं, तो करेक्ट आंसर जो होगा डेट इज फॉर्म यूटिलिटी। मैंने आपको यूटिलिटी भी अच्छे से पढ़ाया था और सारे फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी या फिर जो उसका टाइप्स होता है, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड लास्ट वन इज पर्पस यूटिलिटी, ऑल आर एक्सप्लेन्ड बिफोर। ठीक है, सारा एक्सप्लेन हो चुका है, आपको आपने देखना है पहले के लेक्चर्स, वहां पे अच्छे से आपको समझाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इज फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्रिएट्स। ट्रांसपोर्ट करने से, मार्केटिंग प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट करने से क्या हो रहा है, हमारा क्या चेंज हो रहा है, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी या फिर पर्पस यूटिलिटी। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा प्लेस चेंज हो रहा है। आप मान लीजिए आपका फील्ड में प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्शन किया, हार्वेस्टिंग किया, आपका प्रोडक्ट अभी भी फील्ड में है, तो आप उसको मार्केट तक पहुंचाओगे तो क्या चेंज हो रहा है, फील्ड से हमारा मार्केट तक जा रहा है, डेट इज प्लेस, प्लेस हमारा चेंज हो रहा है, तो ये है हमारा प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट वन इज स्टोरिंग मिल्क क्रिएट। इसमें तो कोई बात ही नहीं करना है, आपको सबसे पहले ही टर्म दे दिया है स्टोर। आपने क्या किया है, मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स को स्टोर किया है, तो स्टोर करने से आप क्या कर रहे हैं, टाइम यूटिलिटी, टाइम के बेसिस पे उसको टाइम के लिए स्टोर कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इज टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट वन इज एबीसी कंपनी बाइंग पोटैटोज फ्रॉम XYZ ट्रेडर्स रिजल्ट इन। एबीसी कोई कंपनी है जो कि क्या कर रहा है, पोटैटो को खरीद रहा है XYZ ट्रेडर से। ठीक है, एबीसी एक कंपनी है जो कि XYZ ट्रेडर से क्या कर रहा है, पोटैटो को खरीद रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी या फिर पोजीशन या पर्पस यूटिलिटी। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा पर्पस यूटिलिटी है। वो पोटैटोज को खरीद रहा है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा, उसको चिप्स बनाना है या फिर फ्रेंच फ्राइज बनाना है, कुछ भी बनाना है उसको पोटैटो से, वो क्या करेगा, पोटैटोज को परचेज करके वो फर्दर प्रोसेसिंग करेगा, तो उसका एम क्या है, पर्पस यूटिलिटी। करेक्ट आंसर इज डी, पर्पस या फिर पोजीशन यूटिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज मार्केट कंडक्ट इंक्लूड्स। मार्केट क्या इंक्लूड करता है, मार्केट में क्या शामिल है, market sharing and price setting policies aimed at coercing rivals, policies towards setting the quality of products, efficiency in the use of resources। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो है डेट इज बी, policies aimed at surfacing rivals। ठीक है, policies aimed at surfacing rivals। क्लियर। नेक्स्ट वन इज नॉलेज ऑफ मार्केटेबल सरप्लस हेल्प्स। मार्केटेबल सरप्लस का नॉलेज आपको होगा तो इससे आपको क्या फायदा होगा, फार्मिंग पॉपुलेशन, नॉन फार्म पॉपुलेशन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज नॉन फार्म पॉपुलेशन, बी आंसर करेक्ट है। आपको बोल रहा है कि मार्केटेबल सरप्लस का नॉलेज से आपको क्या हेल्प मिलेगा, मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस अच्छे से मैंने आपको समझाया था। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब है कि खुद के रिक्वायरमेंट्स के लिए, आपका जितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से खुद के रिक्वायरमेंट्स के लिए आप छोड़ के जितना आपके पास बच गया उसको ही मार्केट में सेल करना मार्केटेबल सरप्लस कहलाता है। मार्केटेबल सरप्लस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, मार्केटेबल सरप्लस इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन माइनस कंजप्शन, या फिर आपका जो रिक्वायरमेंट है, टोटल प्रोडक्शन में से आपका रिक्वायरमेंट या कंजप्शन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका क्वांटिटी बच रहा है डेट इज आपका मार्केटेबल सरप्लस। क्लियर। तो यहाँ पे नॉन फार्म पॉपुलेशन जो होते हैं उसका नॉलेज हमें जरूरी होता है, हमारा हेल्प करता है मार्केटेबल सरप्लस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसी से आपका डिसाइड होगा कि आपको कितना कंजप्शन के लिए अपना प्रोडक्ट को स्टोर करना है। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटेबल सरप्लस विल बी मोर इन द केस ऑफ। मार्केटेबल सरप्लस किस केस में ज्यादा होगा। अब जाहिर सी बात है कि आप कंजप्शन के लिए अगर कुछ भी नहीं बचाएंगे, टोटल का टोटल आपने मार्केट में सेल कर दिया, तो आपका मार्केटेबल सरप्लस ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है या फिर ऐसा कौन सा कमोडिटी है जिसमें मार्केटेबल सरप्लस आपका ज्यादा होगा। करेक्ट आंसर इज सी,
कॉटन, ठीक है। कॉटन जो है, कॉटन एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा कमोडिटी है जिसको आप क्या करते हैं, 100% मार्केट में सेल करते हैं। 100% आप सेल करते हैं, इसको आप नहीं रखते हैं क्योंकि इसका फर्दर प्रोसेसिंग करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सारे मशीनरीज वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं जो कि फार्मर्स के पास नहीं होता है, ठीक है। तो फार्मर क्या करता है, कॉटन का प्रोडक्शन तो करता है लेकिन उसको 100% मार्केट में सेल कर देता है। तो मार्केटेबल या मार्केटेड सरप्लस जो होता है वो हमारा 100% होता है। तो मार्केटेबल सरप्लस मोर जो होगा वो सबसे ज्यादा कॉटन में होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केटेबल सरप्लस विल बी लेस इन द केस ऑफ। अब मार्केटेबल सरप्लस कम किस केस में होगा, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज ए। राइस जो है उसमें हमारा मार्केटेबल सरप्लस ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, तो राइस जो है ये हमारा स्टेपल फूड ऑफ इंडिया है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन या फिर सबसे ज्यादा कंजप्शन हम इसी का करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है कि अगर मान लीजिए कोई फार्मर राइस को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो अपने कंजप्शन के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट को रखेगा, वो स्टोर करेगा, ठीक है। मान लीजिए कितना भी वो स्टोर करता है, जो बचा हुआ अमाउंट है फिर वो मार्केट में उसको सेल करेगा। तो यहाँ पे मार्केटेबल सरप्लस जो होगा वो हमारा कंपेरेटिवली लो आएगा, ठीक है, या फिर लेस आएगा। तो करेक्ट आंसर इज राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द फॉलोइंग हैव पोजीशन रिलेशनशिप विथ मार्केटेबल सरप्लस एक्सेप्ट। इनमें से सारे जो है वो मार्केटेबल सरप्लस को प्रमोट करते हैं या फिर उसके तरफ है, लेकिन इनमें से कौन सा है जो मार्केटेबल सरप्लस से अलग है, ठीक है। साइज ऑफ फैमिली, साइज ऑफ होल्डिंग, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ए एंड बी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो है वो है हमारा ए, ठीक है। साइज ऑफ फैमिली, साइज ऑफ फैमिली जो है उससे कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हमारा मार्केटेबल सरप्लस पे, क्योंकि आपका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, और कितना आपका लैंड होल्डिंग है, ठीक है। उसी के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपका कितना प्रोडक्शन होगा और कितना आपको अपने कंजप्शन के लिए रखना है, ठीक है। तो इसमें से जो साइज ऑफ फैमिली जो है वो हमारा रिलेटेड नहीं है मार्केटेबल सरप्लस से। क्लियर। नेक्स्ट इज commodity price and marketed surplus would have negative relationship in the case of। commodity price and marketed surplus में हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है किसके केस में, राइस, कॉटन, सुगरकेन और जूट। राइट आंसर इज ए, राइस। राइस के केस में हमारा कमोडिटी और मार्केटेड सरप्लस के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, क्योंकि मार्केटिंग राइस का जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा उसका जो प्राइस होता है वो हमारा फ्लक्चुएट करते रहता है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी भी अनाउंस करती है, ठीक है। और मार्केटेड सरप्लस में मतलब कितना वो क्वांटिटी सेल करेगा तो उसका प्राइस जो होता है वो हमारा उसके बीच में नेगेटिव इंपैक्ट होता है कि कितना वो कंजप्शन के लिए रखेगा और कितना वो मार्केट में सेल करेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है इन द केस ऑफ राइस। तो राइट आंसर इज ए, राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स। मार्केटिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड बैंकिंग। इनमें से कौन सा जो है वो हमारा प्राइमरी फंक्शन है मार्केटिंग का। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब है मार्केट में प्रोडक्ट का लाना, ठीक है, वहां पे सप्लाई करवाना, वो हमारा प्रोक्योरमेंट होता है जो कि हमारा प्राइमरी फंक्शन है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा मार्केट में प्रोडक्ट ही नहीं आएगा तो हमारा कहाँ से फिर मार्केटिंग होगा या फिर मार्केटिंग इस्टेब्लिश होगा। तो करेक्ट आंसर इज प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स। इनमें से कौन सा है जो हमारा सेकेंडरी फंक्शन है, असेंबलिंग, ग्रेडिंग, इंश्योरेंस या फिर बैंकिंग। राइट आंसर इज बी, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग जो है वो हमारा सेकेंडरी फंक्शन होता है मार्केटिंग में। एक बार हमारा प्रोडक्ट या फिर कमोडिटी का जब सप्लाई हो जाता है मार्केट में, उसके बाद फर्दर हम ग्रेडिंग करते हैं वहां पे कि किसको हमें किस तरीके से रखना है। बड़े क्वालिटी प्रोडक्ट को एक साइड रखना है और जो हमारे डिसेबल्ड या फिर जो हमारा थोड़ा सा खराब हो चुका होता है उसको हम अलग से रखते हैं, जिसको हम लोअर प्राइस पे भी सेल कर देते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो सेकेंडरी फंक्शन जो है वो हमारा ग्रेडिंग है। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्शरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड। टर्शरी फंक्शन कौन सा है, असेंबलिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज या फिर इंश्योरेंस। राइट आंसर इज डी, इंश्योरेंस जो है वो हमारा टर्शरी फंक्शन होता है मार्केटिंग में। अगर हमें किसी तरीके का लोन या फिर जब हमें लोन लेना पड़ता है, इंश्योरेंस लेना पड़ता है, तो दैट इज आवर टर्शरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट वन इज फिजिकल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स। इनमें से कौन सा है वो हमारा फिजिकल फंक्शन है, ग्रेडिंग, बाइंग, सेलिंग या फिर फाइनेंसिंग।
करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इज ए, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग जो है वो हमारा फिजिकल फंक्शन होता है, क्योंकि इसको हम एज अ कोई मैन या वुमेन या फिर कोई ह्यूमंस के केस, ह्यूमन से किया जाता है, ह्यूमंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है ग्रेडिंग, तो इसीलिए ये हमारा फिजिकल फंक्शन है। क्लियर। एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स, इनमें से कौन सा है वो हमारा एक्सचेंज फंक्शन है? प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, सेलिंग या फिर स्टैंडर्डाइजेशन। करेक्ट आंसर इज सी, सेलिंग जो है ये हमारा एक्सचेंज फंक्शन है, क्योंकि हम प्राइस सेल मतलब कि जो एजेंट्स होते हैं या फिर जो होलसेलर्स वगैरह होते हैं, रिटेलर्स जो होते हैं, वो सेल करते हैं प्रोडक्ट को, तो उससे क्या होता है, बायर्स क्या होता है, प्रोडक्ट के बदले प्राइस पे करता है, पैसा पे करता है, तो इसलिए सेलिंग जो है वो हमारा एक्सचेंज फंक्शन है, इसमें हमारा एक्सचेंज हो रहा है, प्रोडक्ट के बदले प्राइस दिया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेटिव फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रेफर्स टू, इनमें से कौन सा जो है वो हमारा फैसिलिटेटिंग फंक्शन होता है? प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, बाइंग या फिर फाइनेंसिंग। राइट आंसर इज डी, फाइनेंसिंग जो है वो हमारा फैसिलिटेटिव फंक्शन है, क्योंकि यही फैसिलिटेट करेगा, आपके पास पैसा होना चाहिए मार्केट स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फैसिलिटेटिंग फंक्शन होता है। नेक्स्ट वन इज फिजिकल मूवमेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रेफर्स टू, फिजिकल मूवमेंट फंक्शन इनमें से कौन सा है जिससे हमारा फिजिकल मूवमेंट होता है कमोडिटीज का? स्टोरेज, क्रिएटिंग डिमांड, फाइनेंसिंग या फिर नन ऑफ दिस। राइट आंसर की बात करें तो स्टोरेज। स्टोरेज जो है वो हमारा फिजिकल मूवमेंट है, क्योंकि हमारा जो फील्ड में हमारा हार्वेस्ट होता है कमोडिटी को, तो उसको फर्दर स्टोर करते हैं हम, तो नई जगह पे ले जाते हैं, स्टोरेज जगह पे ले जाते हैं, हाउसवेयर्स वगैरह में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का फिजिकल मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इज स्टोरेज। नेक्स्ट वन इज ओनरशिप मूवमेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रेफर्स टू, ओनरशिप मूवमेंट, वहां पे कमोडिटी का मूवमेंट हो रहा था, यहाँ पे बोल रहा है ओनरशिप मूवमेंट, मतलब कि कौन है उसका ओनर, इसमें से कौन सा ओनरशिप मूवमेंट होता है? पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, नेगोशिएशन ऑफ प्राइस या फिर सुपरविजन। करेक्ट आंसर इज नेगोशिएशन ऑफ प्राइस। राइट आंसर इज सी, नेगोशिएशन ऑफ प्राइस इज द करेक्ट आंसर इन द केस ऑफ ओनरशिप मूवमेंट फंक्शन। नेक्स्ट वन इज मार्केट मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रेफर्स टू, मार्केट मैनेजमेंट फंक्शन कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन, रेंडरिंग एडवाइस, डिटरमाइनिंग नीड या फिर फाइनेंसिंग। करेक्ट आंसर इज डी, फाइनेंसिंग जो है वो हमारा मार्केट मैनेजमेंट फंक्शन है, क्योंकि फाइनेंस से ही हम मार्केट को मैनेज कर सकते हैं, पैसा होगा तभी आप मार्केट को मैनेज कर पाओगे, स्टैब्लिश कर पाओगे, उसको चला पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज होलसेलर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट, होलसेलर्स इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं करते हैं? ठीक है, एक्सेप्ट पूछा है। असेंबलिंग, सॉर्टिंग, एडवांसिंग लोन्स या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर की बात करें तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी काम जो है वो हमारा होलसेलर्स का काम नहीं है। असेंबलिंग जो है वो हमारा जो सेलर्स होंगे वो करेंगे, सॉर्टिंग ग्रेडिंग जो है वो फार्मर्स करेगा या फिर वो होलसेलर्स जो हमारे सेलर्स होते हैं वो कर सकते हैं। एडवांसिंग लोन्स जो है जो मार्केट स्टैब्लिश करेगा वो करता है, तो इनमें से कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि होलसेलर्स परफॉर्म करता है, तो राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। कमीशन एजेंट अर्न दियर इनकम एज, कमीशन एजेंट जो है वो अपना इनकम कैसे अर्न करते हैं? प्रॉफिट से, परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू से, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी सोल्ड से या फिर सर्विस चार्ज से। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, परसेंट ऑफ सेल वैल्यू। जितना भी वो सेल्स होता है, मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारा प्राइस फ्लक्चुएट होता है या फिर प्राइस हमारा बढ़ते जाता है अगर हम प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक किसी भी प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग अपने मार्जिन को रख के हाई प्राइस पे उसको बेचते हैं, तो वो परसेंट जो होता है वो हमारा सेल्स वैल्यू से उनको प्रॉफिट होता है। ठीक है, राइट आंसर इज बी। रिस्क टेकिंग इज अ फंक्शन ऑफ, रिस्क टेकिंग जो है वो किसका फंक्शन है? एजेंट ऑफ मिडिलमैन, एजेंट मिडिलमैन, मर्चेंट मिडिलमैन, स्पेक्यूलेटर या फिर फैसिलिटेटिव मिडिलमैन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज सी, स्पेक्यूलेटर का जो होता है वो हमारा रिस्क टेकिंग फंक्शन जो होता है वो हमारा स्पेक्यूलेटर का होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज पिक द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से जो है वो हमारा ऑड वन आउट आपको चूज करना है। FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, CWC सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन या फिर नाफेड नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया या फिर आपका स्पाइसेस बोर्ड। इनमें से कौन सा है जो हमारा पिक वन आउट है? इनमें से कौन सा है जो कि ऑड है? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज सी, नाफेड जो है ये हमारा
जो है वो हमारा अलग है इन सब से। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी हमारा फूड से रिलेटेड वर्क करती है, ये हमारा वेयर हाउसिंग स्टोरेज से रिलेटेड वर्क करती है, और स्पाइसेस बोर्ड हमारा प्रोडक्शन या फिर स्पाइस से रिलेटेड करती है। लेकिन नाफेड जो है ये हमारा मार्केट को इस्टेब्लिश करती है, मार्केट को डेवलप करती है, या फिर प्रोसेसिंग में हेल्प करती है, प्रोसेसिंग का देती है, स्टोरेज में करती है, मशीनरीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस है नाफेड के, जो कि राइट आंसर जो है वो हमारा है नाफेड। Next is a flour mill opening its retail outlet is an example for। फ्लोर मिल ओपनिंग जो हो रहा है इसका एग्जाम्पल क्या है? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, कॉन्ग्लोमरेशन या फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर जो है डेट इज बी। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारा फ्लोर मिल ओपनिंग का एग्जाम्पल है। ये सारे इंटीग्रेशन मेथड आपको अब पढ़ाया गया है, आपको अगर नहीं पता है तो आप जाके पहले वीडियो देखिए। क्लियर। नेक्स्ट इज पेप्सिको कंपनी इंगेजिंग इन टोमेटो प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर इज। पेप्सिको कंपनी जो है वो हमारा टोमेटो का प्रोक्योरमेंट करती है, मतलब कि टोमेटो को परचेज करती है डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स। ये हमारा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, वर्टिकल इंटीग्रेशन है, कॉन्ग्लोमरेशन या फिर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। राइट आंसर इज बी, वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है हमारा पेप्सिको कंपनी जो है वो हमारे टोमेटो को अगर खरीद रही है डायरेक्ट फार्मर से तो। ठीक है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। Next one is calculating marketing margin and cost in fresh fruits. Marketing is meaningful when one follows lot method, sum of average gross margin method, comparison of prices at successive levels of marketing या फिर both B and C। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो है वो हमारा A, लॉट मेथड जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फार्मर शेयर इन कंज्यूमर रूपी विल बी लीस्ट इन मार्केटिंग ऑफ राइस, मिल्क, कॉटन या फिर ग्राम। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो है डेट इज सी। सी जो है वो हमारा राइट आंसर है कॉटन। कॉटन जो होता है इसमें जो फार्मर का शेयर होता है वो हमारा रूपी में होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्राइस स्प्रेड विल बी लीस्ट इन मार्केटिंग ऑफ। प्राइस स्प्रेड जो है वो सबसे कम होता है किसके मार्केट पे, किसके मार्केटिंग करने पे हमारा प्राइस स्प्रेड जो है वो सबसे कम होता है? राइस, मिल्क, ग्रीन लीव्स या फिर कोकोनट। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज सी, ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स में हमारा सबसे कम प्राइस फ्लक्चुएशन या फिर प्राइस स्प्रेड सबसे कम होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जनरली वेजिटेबल्स का प्राइस उतना हायर नहीं होता है। सारे कमोडिटीज जो होते हैं उनका प्राइस लगभग सेम होता है, हल्का का ही डिफरेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक वुड इंक्रीज इट्स। ग्लोबलाइजेशन करने से हमारा क्या इंक्रीज होगा? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बोथ ए एंड बी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता है हमारा, तो राइट आंसर इज सी। सी हमारा राइट आंसर होगा। बोथ ए एंड बी मतलब कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों से हमारा ग्लोबलाइजेशन होता है या फिर इकोनॉमी, कंट्री का जो इकोनॉमी है वो हमारा इंक्रीज होता है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर। ग्लोबलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ हमारा इंडिया का ग्लोबलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? 1981, 1985, 1991 या फिर 1995। तो राइट आंसर इज 1991। 1991 में हमारा ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्रेड liberalization in India resulted in increased share of agricultural and allied products in total export earnings, increase in absolute value of total export, both A and B या फिर none of these। यहाँ पे आंसर मेंशन हो गया है। ठीक है, आपको फिर भी इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। बी हमारा राइट आंसर है, इंक्रीज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। पिक द ऑड वन आउट, इसमें से भी आपको ऑड वन आउट पिक करना है। एम्पेडा, अपेडा, नाफेड या फिर DMI। एम्पेडा आपको पता होगा मेराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अपेडा भी आपको पता होगा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नाफेड आपको मैंने पहले भी बता दिया, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। DMI आपको पता होगा डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका ऑड वन आउट है? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज डी। DMI जो है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है।
नेक्स्ट वन इज टेरिफिकेशन ऑफ ऑल नॉन टेरिफ बैरियर्स इज रिलेटेड टू मार्केट एक्सेस कमिटमेंट, एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट, एक्सपोर्ट सब्सिडी या फिर ट्रिप्स। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज ए, मार्केट एक्सेस कमिटमेंट जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट वन इज AOA अलाउज अनलिमिटेड सपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज सच एज। AOA जो है वो हमारा अनलिमिटेड सपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज को बताता है। इनमें से कौन सा है? पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पस, डोमेस्टिक फूड एड या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर है। ये सारे जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे AOA फॉलोज करता है अनलिमिटेड सपोर्ट एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश ड्यूरिंग द ईयर। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको CCI कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज 1970 में हमारा कॉटन कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग वॉज नॉट सक्सेसफुल इन इंडिया एक्सेप्ट। कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो है इनमें से किसका कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो है वो हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ है? कॉटन, एडिबल ऑयल, मिल्क या फिर पल्सेस। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज सी, मिल्क का जो कोऑपरेटिव है वो हमारा सक्सेसफुल नहीं है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इज इंश्योर्ड बाय। इनमें से कौन सा है वो हमारा क्वालिटी? आपको क्वालिटी से ही पता हो गया होगा, मैंने आपको एगमार्क पढ़ाया हुआ है। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, एगमार्क है, एगमार्क आपको क्वालिटी से ही डायरेक्ट एगमार्क पता चल जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो एगमार्क जो है वो हमारा क्वालिटीज को चेक करता है, फर्दर ये डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्वालिटी को देखता है। ठीक है, उसका हमारा चेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड आर डेवलप्ड बाय। इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? HACCP, ODEX, इकोमार्क या फिर WTO। HACCP आपको पता होगा हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है। ODEX जो कि आपका शिपिंग से मेनली शिपिंग इंडस्ट्री या फिर शिप करने से प्रोडक्ट का जो शिपिंग होता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, जिसको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एक्सचेंज भी बोलते हैं। इकोमार्क आपका सर्टिफिकेशन बॉडी है, सर्टिफिकेशन मार्क है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो किसने डेवलप किया था? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज ODEX। ODEX जो है हमारा जो कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एक्सचेंज है, जो कि आपका शिपिंग से रिलेटेड है, शिपिंग से रिलेटेड वर्क करता है। तो ODEX आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट वन इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश इन द ईयर। FCI बहुत इंपॉर्टेंट है, FCI और इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है। आपको हेडक्वार्टर आप मेरे को कमेंट करके बताना है। ठीक है, FCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? FCI जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में? 1955, 1965, 1972 या फिर 1975। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इज बी, 1965 में हमारा FCI स्टैब्लिश हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज बफर स्टॉक ऑपरेशन डज नॉट इंश्योर। बफर स्टॉक ऑपरेशन जो है इनमें से किस चीज को इंश्योर नहीं करता है? प्राइस फॉल, प्राइस स्टेबलाइजेशन, फूड सिक्योरिटी या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी है, किसी को भी बफर स्टॉक ऑपरेशन जो है वो इंश्योर नहीं करता है। राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग बफर स्टॉक इज पॉसिबल बाय। बिल्डिंग बफर स्टॉक किसके द्वारा पॉसिबल होता है? डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, इम्पोर्ट, बोथ A and B या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज सी, बोथ A and B। इंपोर्ट और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट दोनों को ये हैंडल करता है या फिर बिल्डिंग बफर स्टॉक जो ये दोनों से पॉसिबल हो पाता है। तो राइट आंसर इज बोथ A and B। सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल मार्केट फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ। एग्रीकल्चर मार्केट इनमें से कौन सा प्रॉब्लम को फेस करता है? सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशन, लो प्राइस व्हेन क्रॉप फेल्स, हायर प्राइस व्हेन देयर इज बम्पर क्रॉप या फिर प्राइस स्टेबिलिटी। एग्रीकल्चर मार्केट का जो मेन प्रॉब्लम होता है इनमें से कौन सा है? उसमें सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, लो प्राइस होता है जब क्रॉप फेल्स होता है, ये तो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, हाई प्राइस व्हेन देयर इज बम्पर
क्रॉप, ये भी गलत है। ज्यादा बम्पर क्रॉप होगा, बम्पर प्रोडक्शन होता है तो आपने देखा होगी बहुत ज्यादा लो प्राइस हो जाता है, जिससे फार्मर का बहुत लॉस होता है, ठीक है। या नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी। इनमें से कौन सा है जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है हमारा सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशन। एग्रीकल्चर मार्केट का मेन प्रॉब्लम यही है कि हर सीजन वाइज जो होता है हमारा प्राइस जो है वो हमारा फ्लक्चुएट करते रहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये दोनों का मीनिंग तो आखिर यही हो गया ना कि अगर आपका प्रोडक्शन लो होगा या क्रॉप फेल्स हो गया तो आपका प्राइस हायर होगा, लोअर नहीं होगा। और अगर आपका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है, बहुत ज्यादा उस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा मार्केट में सप्लाई हो गया है तो आपका प्राइस जो है वो लो हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर? तो सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशन हमारा राइट आंसर है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट वन इज डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। इनमें से एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का डिमांड कैसा होता है? वेरी इलास्टिक, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज्यादा इलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक है, लेस इलास्टिक या फिर मोर इलास्टिक है। तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का डिमांड की बात करें तो डिमांड जो होता है वो हमारा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। डिमांड कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, ठीक है। लेकिन जो डिमांड का जो असर होता है मार्केट पे वो हमारा कम पड़ता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी, लेस इलास्टिक होता है। डिमांड ज्यादा होता है लेकिन मार्केट के केस में देखें तो मार्केट के केस में ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए वहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आ गया है तो डिमांड उतना नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी, लेस इलास्टिक। नेक्स्ट वन इज रेगुलेटेड मार्केट एम टू प्रोटेक्टिंग। रेगुलेटेड मार्केट और अनरेगुलेटेड मार्केट मैंने आपको बताया है, जहां पे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, रूल्स रेगुलेशन को, उसको हम रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। तो रेगुलेटेड मार्केट का एम क्या होता है? किस चीज को प्रोटेक्ट करना है? फार्मर्स को, ट्रेडर्स को, मिडिल मैन को या फिर विलेजर्स को? करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इज 47 क्वेश्चन का ए, फार्मर्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना हमारा मेन एम होता है। क्योंकि जहां पे रूल्स रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेटेड मार्केट में रूल्स रेगुलेशन फॉलो होता है, ठीक है। तो रूल्स रेगुलेशन की वजह से वहां पे जो फार्मर्स का है वो ज्यादा उनका लॉस होता है, इसलिए हमें फार्मर्स को फर्दर प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मूविंग टू दी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एगमार्क एगमार्क क्या इंश्योर करता है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हायर प्राइस, लोअर प्राइस या फिर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट? ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, बहुत बार डिस्कस हमने कर लिया है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, राइट आंसर इज ए। एगमार्क जो है वो क्वालिटी चेक करता है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज मार्केट इंफॉर्मेशन रिड्यूसेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ। मार्केट इंफॉर्मेशन किसका एक्सप्लॉइटेशन होने से बचाता है? अगर मार्केट का इंफॉर्मेशन आपको पता है तो इनमें से किनका एक्सप्लॉइटेशन या फिर किनका नुकसान सबसे कम होगा? ट्रेडर्स का, विलेजर्स का, फार्मर्स का या फिर मिडिल मैन का? करेक्ट आंसर इज फार्मर्स, ठीक है। फार्मर का लॉस सबसे कम होगा। अगर मान लीजिए फार्मर्स को पता होगा कि उनका मतलब कि क्या मार्केट का इंफॉर्मेशन उनको पता होगा कि मार्केट में कितना प्राइस सेल हो रहा है, कितना प्राइस पे उनको बेचना है, ठीक है। अगर मार्केट का उनको बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा तो उनका फार्मर्स का जो है वो लॉस सबसे कम होगा, ठीक है। वैसे भी फार्मर्स का तो हर जगह पे लॉस होता है, आपने खुद भी देखा होगा, ठीक है। तो फार्मर्स का लॉस सबसे कम होगा अगर उनको मार्केट का इंफॉर्मेशन होगा। अगर उनको पहले से पता होगा कि अभी ये प्राइस चल रहा है तो वो फर्दर अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके हायर प्राइस पे भी सेल करते हैं, ठीक है। तो मार्केट का इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है फार्मर्स को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट। इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट का इनमें से कौन सा डिफेक्ट नहीं है? नॉट पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर एंड वेट, inadequate transport facility, insufficient price incentive by government या फिर agriculture produce not graded properly। तो आंसर की बात करें तो आंसर इज ए हमारा करेक्ट आंसर है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर एंड वेट, ठीक है। हमारा स्टैंडर्ड मेजर और वेट का लैक होने की वजह से हमारा क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केट में हमारा डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को अच्छे लगे हों, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी होंगे, ठीक है। आपको ये अच्छे से सॉल्व करना है इसको, ठीक है।
और ये किसी बच्चे ने कोई बच्चा बोल रहा था कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हमें एमसीक्यू सेशन चाहिए, तो ये मैं उसी के रिक्वेस्ट पे लाई हूँ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का सेशन। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के होंगे, ये ज़रूर आपको फर्दर काम आएंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग का टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं सारे टॉपिक्स। अगर कोई टॉपिक्स छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उस पर भी वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगी मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।